हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए शाम वाले वीडियो में हम लोग डेली क्वेश्चन देखते हैं। जो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन 2700 प्लस क्वेश्चन है उसी का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। जिसमें हम लोग 2330 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। उसमें 2372 क्वेश्चन है जो अब इसमें जो पूछा हुआ है आपका ALP टेक्नीशियन स्टेज 2 का, वो लगभग कितना क्वेश्चन है आपका, तो 2372 क्वेश्चन है, ठीक। तो कोशिश करते हैं कि आज ख़त्म हो जाए, ठीक। आज इसको फिनिश कर देना है। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो RRB आपका जो SI वाला है, आपका रेलवे SI का, उसी का क्वेश्चन है, ठीक। मैथ का टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग आज 2372 तक पहुंच जाएंगे। आइए 42 क्वेश्चन आज करना है, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं और प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से 30 तक हो गया है, 2330 तक हो गया है। तो 31 नंबर बोला है कि 56 और 50 का LCM निकालना है। देखिए 56 और 50 का हमें LCM निकालना है, LCM। इसको तोड़ लीजिए। देखिए इसको कर लेते हैं हम 7 8 56 कर लीजिए, ठीक। और देखिए इसको हमें 50 को तोड़ेंगे तो 25 दूना 50 कर लेते हैं, तो 2 इसमें है, यानी केवल हमें 25 लाना होगा। इसको 5 नहीं किए कि इधर कोई 5 का जरूरत ही नहीं, अब सिर्फ गुणा कर लेना है यहाँ पे। 25 8 200 और 200 7 कितना हो जाएगा, यहाँ से 1400 जो हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। 7 8 56 और ये 25 दूना 50 हुआ, तो इसमें 3 व 2 है, तो 1 व 2 इसके साथ गुणा करेंगे, यानी केवल 25 का जरूरत है जिससे कि 50 बन जाए। तो सभी को गुणा कर लेंगे हम, तो 7 गुणे 8 गुणे 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 1400 हो जाएगा, ठीक। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 32 नंबर 32 बोला यदि कोई विक्रेता एक नारियल को 32 रुपये में बेचता है और उसे 20% हानि होती है, तो नारियल का क्रय मूल्य क्या होगा। 32 में बेचा है और 20% हानि, इसका मतलब कि ये 80% का वैल्यू जो है दिया हुआ है 32 रुपये। तो हमें क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य हमेशा हम 100% रखते हैं। तो 100% का वैल्यू 32/80 गुणे 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लीजिए 0 से 0 और 8 जो कि 32 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 40 रुपया जो हो जाएगा इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक। हानि हुआ था इसीलिए 80 लिखे, 80% का वैल्यू 32, तो 100% का वैल्यू 40 आ जा रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि यदि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए 1 साल का जो है यहाँ फर्स्ट ईयर का जो है CI जो है 1440 रुपये है, ठीक। तो बोला है तो उसी मूलधन पर 10% ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए अगर 10% लेना है ना, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना, तो ये जो ब्याज है ना, इसका 10% बढ़ जाएगा। इतना तो मिलेगा ही और 10% और बढ़ जाएगा, यानी डायरेक्ट हम क्या निकाल लेंगे, 110%। वहीं जो हो जाएगा दूसरे साल का, ये सेकेंड ईयर का हो जाएगा। सेकेंड ईयर का जो है ये CI टोटल हो जाएगा। पहला साल का CI इतना था और 10% के दर से हमें निकालना है, तो 10% जो होगा दूसरे साल का इतना तो होगा ही 1440। अगर फर्स्ट साल का है तो दूसरा साल में भी 1440 मिलेगा, लेकिन इसका 10% बढ़ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट हम 110% निकाल लेंगे, वही हमारा दूसरे साल का CI हो जाएगा। तो 110 और प्रतिशत के लिए नीचे 100 दे देते हैं। देखिए 2 जीरो से यहाँ दोनों जीरो खत्म, और गुणा कर लीजिए। 14 चौके 11 चौके 44, 4 हुआ, 11 चौक 44, 4 48, 8 4, 11 कम 11 4 15, यानी 1584 जो रुपया हो जाएगा ना, वो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक। यही हम पूछा था कि दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 1440 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका 10% और बढ़ जाएगा, यानी डायरेक्ट हम 110% निकाल लिए, तो जो टोटल बढ़ा हुआ राशि है वो सब निकल जाएगा ब्याज सहित, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से 1584 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 आज थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे और क्वेश्चन आसान भी है, जहाँ लगेगा कि क्वेश्चन अच्छा है उसको समझाएंगे बढ़िया से, ठीक। ऐसे तो आप इस सब क्वेश्चन को बना लीजिएगा आराम से। A अकेले किसी काम को 50 दिनों में, दीवार को 50 दिनों में पेंट कर सकता है। देखिए A अकेले 50 दिन में पेंट कर सकता है और B अकेले जो है 10 दिन में पेंट कर सकता है, ठीक। यदि A B C तीनों मिलकर 6.25 दिन में, A B C तीनों मिलकर 6.25 है,
तो 25 को हम हटा करके 75/100 कर लेते हैं, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, कट जाएगा तो 4 चौक 24, 25/4 हो जाएगा। ठीक, ये 6.25 था, इसे हम बट्टा में बदल लेंगे तो कितना है 25/4 आ गया। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, सभी अंश का एलसीएम ले लीजिए। 50, 10, 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 50 हो जाएगा। ठीक, और नीचे का HCF लेंगे तो इसमें 1 है, 4 है, तो 1 ही हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे, ये टाइम हो गया। अब यहाँ से क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता निकालने के लिए हमें भाग देना पड़ता है इसमें, तो ये 1 आ जाएगा, 10 × 5 = 50 हो जाएगा। 25/4 से भाग देंगे तो 25 दूना 50 और 4 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। तब यहाँ से आराम से निकाल लीजिएगा। क्या पूछा है कि C को अकेला पेंट करने में कितना देर लगेगा, तो अगर C का हमें क्षमता निकालना है तो A, B, C तीनों का क्षमता 8 है और A, B दोनों का क्षमता 6 है, तो 8 में से हम 6 घटा लेंगे तो C का क्षमता कितना निकल जा रहा है, 2। तो C अकेला उस दीवार को कितना दिन में पेंट करेगा, तो 50/2 यानी कि कितना, 50 में 2 से भाग दे देंगे तो 25 दिन लगाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 25 दिन। यानी ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हम लोग का C आ जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। 50, 10, 6.25 था तो 25/4 कर लिए। टोटल वर्क यहाँ 50 हो जाएगा, सभी का एलसीएम। अब क्षमता निकालते गए, ये तीनों का क्षमता 8 था, A, B दोनों का मिलकर 6 हो गया, 8 में से 6 हो गया 2 और 2 से हमने डिवाइड कर लिया। ये टोटल काम 50 है, तो 50 काम को 2 की क्षमता से काम करेगा, कितना दिन में, 25 दिन में कर लेगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं कि यह पाई चार्ट से है, बार चार्ट से है। यह बार चार्ट इतिहास और भूगोल 2 सब्जेक्ट है में 4 छात्र U, V, W और X के प्रतिशत अंक को दर्शाया गया है। बार चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए बार चार्ट दिया हुआ है, सबका अलग अलग दिया है। डार्क वाला जो हिस्ट्री का है और जो बिना डार्क वाला है वो आपका ज्योग्राफी का है। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है सबका प्राप्तांक। अब क्या कह रहा है हमें कि भूगोल और इतिहास में प्राप्त कुल अंकों के औसत प्रतिशत में क्या अंतर है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के औसत प्रतिशत का अंतर पूछा है, तो औसत मतलब 4 लोग हैं तो 4 से हम भाग दे देंगे, सभी के अंक को जोड़कर 4 से हमें भाग दे देना, और दोनों में 4 है। इसका मतलब देखिए ज्योग्राफी का टोटल जोड़ देंगे माइनस हिस्ट्री का टोटल जोड़ देंगे और 4 से भाग दे देंगे, तो यही जो होगा औसत का अंतर निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, औसत अंतर निकल जाएगा। औसत अंतर जो होगा दोनों के अंतर में ज्योग्राफी माइनस हिस्ट्री, और 4 से इसलिए भाग देंगे कि 4 कैंडिडेट है तो 4 से हमें भाग देना होगा एवरेज निकालने के लिए। तब देखिए ज्योग्राफी वाला टोटल जोड़ दीजिए, ज्योग्राफी वाला दाहिने वाला है तो दाहिने वाला को टोटल जोड़िए, कितना आ जा रहा है यहाँ 80, 87, 70 और 75 जोड़ देते हैं। देखिए कितना आ रहा है, 7, 5, 12, 2 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 7, 5, 12, 2 हो गया। ठीक, उसके बाद 8, 8, 16 और 7, 23 और 7, 30, 1, 31 हो जा रहा है। यानी 312 जो हो गया टोटल ज्योग्राफी का हो गया, माइनस अब हिस्ट्री वाला घटा दीजिए बाएं वाला जोड़ करके, तो 5, 3, 8, 8, 2, 10 के 0 हो जा रहा है। और ये कितना आ जा रहा है, 7, 6, 13 और 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21, 21, 7, 21 और 7 आ जा रहा है ना, 28, 1, 29, 290 आ जा रहा है। ठीक, और बट्टा 4 कर लेंगे तो अब घटा लीजिए, ये 312 हुआ, ये 290 हुआ, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से, तो देखिए यहाँ से 20 हो जाएगा ना, 22 हो जाएगा। ठीक, ये 2 की 2 हो गया, 11 में से हो गया 2, यानी 22/4 का मतलब 4, 5, 20 और 4, 5, 20 हो जाएगा। 5.5% का एवरेज का अंतर हो जाएगा दोनों का। ठीक, चाहे दोनों में अलग अलग भी 4 से भाग दीजिएगा तो वही बात आएगा, और दोनों में 4, 4 कॉमन था तो हम 4 दोनों को मिला दिए और अंतर में हमें 4 से भाग दे देंगे, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपका बार ग्राफ था, सिंपल ही क्वेश्चन था, दोनों के ज्योग्राफी और हिस्ट्री के अंकों का औसत का अंतर निकालना था। तो औसत का अंतर निकालना मतलब 4 से, दोनों में अलग अलग घटा करके 4 से भाग देंगे, जोड़ करके और 4 से भाग दे देंगे और दोनों को घटा देंगे। ठीक, तो हमें एवरेज का अंतर पूछा था जो कितना आ जा रहा है, 5.5% आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि 64 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन को एक निश्चित दूरी तय करने में 50 मिनट लगते हैं, उसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए चाल में कितने की वृद्धि करनी होगी, ये पूछा। अच्छा, अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको क्या बताते हैं, यहाँ टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि पहले 40 लेता था, 40 अब जो है 50 मिनट में तय करना है, पहले 50 लेता था, पहले 50 अब 40 मिनट में तय करना है, यानी टाइम का रेशियो यहाँ से 5:4। रेशियो से बनाएंगे ना बहुत आसानी से होगा। देखिए कैसे,
5:4 का रेशियो हो गया तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है ना, डिस्टेंस सेम हो तो 4:5 हो जाएगा। तो इस दूरी को ये तय करने में यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू हमें दिया हुआ है कि अगर इस साइन समय से जा रहा था पहले तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। देखिए 4 यूनिट का वैल्यू अगर 64 है तो हमें बोला है कि कितना बढ़ाना होगा, तो देखिए तो ये स्पीड कितना बढ़ाना होगा, 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से कटा दीजिए तो 16 हो जाएगा, अर्थात 16 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा स्पीड हमें बढ़ाना होगा। अगर पूछता कि बाद वाला स्पीड क्या था तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते, 16×5 80 आ जाता। हमें ये बोला था ना कि कितना स्पीड बढ़ाना होगा, तो ये 1 यूनिट और इसी 1 यूनिट का वैल्यू 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो फिर समझ लीजिए। टाइम का रेशियो हम निकाले 5:4 आया, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:5, उल्टा हो जाता है। ठीक, अब इस 4 वाला जो समय ले रहा है इसका स्पीड दिया है 64, यानी 4 का वैल्यू अगर 64 यूनिट है तो 1 का वैल्यू 16 यूनिट, और यही बात पूछा था कि कितना बढ़ाना होगा, तो 1 बढ़ाना पड़ रहा है, तो 1 का वैल्यू 64 आएगा, अर्थात 1 का वैल्यू 16 आ जा रहा है, अर्थात 16 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड को बढ़ा देना होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। लीला के देखिए, लीला और उसके मदर की जो वर्तमान आयु का अनुपात है ना, ये 3:8 है। अब बोला है कि लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी। अच्छा एक चीज़ बताइए कि लीला की मदर जो है अभी 8 यूनिट की है, तो इसके जन्म के समय कितना यूनिट की होगी, 3 घटा लेंगे ना इसमें से, जब इसके जन्म के समय घटाएंगे तो ये 0 होना होगा, तो ये जब 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, तभी ना ये इसके जन्म के समय की बात कर रहा है। तो इसके जन्म के समय ये 5 यूनिट की थी, और इसी 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कि 25 वर्ष की थी। अगर 5 यूनिट का वैल्यू 25 वर्ष है तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 5 वर्ष हो जाएगा। तो हमें पूछा है ना कि लीला की माँ की वर्तमान आयु कितना है, तो वर्तमान में तो ये 8 है ना, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8×5 40 वर्ष जो हो जाएगा वो वर्तमान आयु हो जाएगा। अगर लीला की वर्तमान आयु पूछता तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते, 15 वर्ष हो जाता। ठीक, तो यहाँ से 40 वर्ष हम लोग का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत? ये जब लीला का जन्म हुआ तो कितना यूनिट की होगी, तो 8 में से हम 3 घटा देंगे, 5 यूनिट की होगी। इसी 5 यूनिट का वैल्यू 25, 1 का 5 हो जाएगा, तो 8 का 40 हो जाएगा। अगला ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि अमित ने किसी संख्या के 2/5 पाँचवें हिस्से की गणना करने के बजाय 2/15 हिस्से की गणना करने के बजाय 2/5 हिस्सा की गणना कर दिया, और उसका उत्तर जो है देखिए, उसे निकालना था 2/15 हिस्सा और वो निकाल दिया 2/5 हिस्सा, तो उसका उत्तर अधिक आ रहा है, कितना, 336। अच्छा देखिए, हम यहाँ से क्या कर लेते हैं ना, टोटल कुछ मान लेते हैं, टोटल इन दोनों के हर का एलसीएम मान लेते हैं, तो 15 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। तो इस 15 का, ये टोटल हम 15 मान लिए, तो 15 का 2/5 हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 15 का 2/5 कितना हो जाएगा, तो कटा दीजिए, 5 3 15 यानी 3 दूना 6 हो जा रहा है। ये बात समझ में आया? टोटल दोनों के हर का एलसीएम कुछ भी यहाँ मान सकते हैं, कटने वाली संख्या हम ले लिए। ठीक, तो 15 से ये कट जा रहा है, 15 का 2/5 2 यूनिट हो गया, 15 का 2/15 जो होगा 2 यूनिट हो गया, और 15 का 2/5 जो हो जाएगा वो 6 यूनिट हो जा रहा है। अब यहाँ से हमें बोला है ये कि ये कितना अधिक है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 4 यूनिट अधिक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में जो है 336 अधिक है। तो जब 4 यूनिट का वैल्यू 336, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 3 12 1 13 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक, सॉरी 4 8 32 और 4 चौके 16 हो जाएगा, 84 आ जा रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू 84, तो हमें क्या पूछा है कि वह संख्या क्या थी, संख्या आप क्या माने हैं, 15 माने हैं, तो ये 15 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 84 में हम क्या करेंगे, 15 से गुणा कर लेंगे, 15 चौके 60 06 हो जाएगा, 15 8 120 और 126 हो जाएगा, यानी कि 1260 जो थी वो संख्या थी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप समझे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत? सिंपल, एक बार और समझ लीजिए। 2/15 और 2/5 की बात किया था, तो हमने संख्या मान लिया 15, तो 15 का 2/5 निकाले 2 आ रहा है, और 2/15 निकाले तो 2 आ रहा है, और 15 का 2/5 निकाले 6 आ रहा है, तो ये कितना अधिक है, 4। और क्वेश्चन में बोला है कि 336 अधिक है। 4 यूनिट का वैल्यू 336, तो 1 यूनिट का वैल्यू 84 हो गया। तो हमें बोला है ना कि संख्या क्या थी, तो संख्या 15 माने थे, तो 15 यूनिट का वैल्यू 84 में 15 से गुणा कर लिए 1260 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बोला है कि 9, देखिए ये संख्या कुछ दिया हुआ है कि यदि इन संख्याओं की माध्यिका 11 है तो x का वैल्यू निकालना है। इसमें से एक x भी संख्या है। देखिए कभी भी माध्यिका निकालते समय बोले थे कि संख्या को आरोही क्रम में लिख देंगे, आरोही या अवरोही में, जो बीच में होगा वही माध्यिका हो जाएगा। तो सबसे पहले इन संख्या को आरोही में लिखिए। सबसे छोटा इसमें 1 है, 1 के बाद यहाँ से 4 आ जा रहा है, 4 के बाद 9 2 गो आ जा रहा है, और 9 के बाद यहाँ से 14 है, और 15 2 गो है, ठीक 15 है। एक संख्या इसमें x भी है, और x हमें पता नहीं है कि कहाँ रहेगा अभी, ठीक। तो देखिए अब बोला है ना कि इन सभी संख्याओं का माध्य हमें 11 दिया है, ठीक। माध्य क्या दिया है? 11 दिया है। तो अब आपको हम बताए थे कि माध्य का दिया है, सॉरी मीडियन दिया हुआ है, मीडियन जो है माध्यिका 11 दिया है। तो आपको बताए थे कि माध्यिका जो होती है ना हमेशा बीच में रहती है, ठीक, बीच में। तो यहाँ गिनिए तो 2 2 4 2 6 1 7 है, और ये 8 है। x भी तो है ना, x भी है, कहाँ रहेगा अभी x पता नहीं है। तो 8 संख्या है, इसका मतलब माध्यिका जो होगा वो इनके बीच में होगा। और माध्यिका बीच में होगा तो माध्यिका, अब x को हमें कहाँ रखना होगा? देखिए x को हमें यहीं पे रखना होगा, क्योंकि माध्यिका अगर 11 है तो x जो हो जाएगा, x 11 किन के बीच में आ रहा है? तो 11 किन के बीच में आ रहा है? 9 के और 14 के बीच में आ रहा है, अर्थात x वाला जो राशि है ना यहीं पे रहेगा, ठीक। इसका वैल्यू जो है यही लाइज करेगा, क्योंकि इसकी माध्यिका कितनी है? 11 है, मीडियन, ठीक। तो अब देखिए माध्यिका हम कैसे निकालते हैं। जब 8 गो संख्या हो गया तो 3 गो इधर हटा दीजिए, 3 गो इधर हटा दीजिए, इन दोनों बीच वाला को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे और हमारा मीडियन निकल जाएगा। तो ये 9 + x/2 = क्या हो जाएगा? 11 मीडियन दिया हुआ है, तो 11 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ 11 दूना 22, ये हो जाएगा आपका x बराबर 11 दूना 22 में से हम 9 घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 12 में से 9 गया 3, 13 हो जाएगा। और यही हम लोग के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि देख लीजिए अब 13 भी कहाँ लाइज कर रहा है? 9 और 14 के बीच में लाइज कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक। कि अगर मीडियन 11 है, इसका मतलब जो x का वैल्यू होगा वो 9 और 14 के बीच में होगा, क्योंकि मीडियन हमेशा कहाँ रहता है? बीच में रहता है। तो हम x को यहाँ दोनों के बीच में रख लिए। अब मीडियन निकालना रहता है तो 3 गो इधर से छोड़ देंगे, 3 गो इधर से छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग दे देंगे, मीडियन निकल जाएगा। तो 9 + 11/2 = 11 हो गया, 9 + x/, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 11 दूना 22 में से 9 घटा दीजिए, 13 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो डी हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगला ये, कभी कभी मीडियन में भी एक खाली छोड़ देगा तो आपको घबराना नहीं है, देख लीजिए ऐसे बना लेना है, सॉल्व कर लेना है। अगला बोल रहा है कि एक विक्रेता 5 रुपये में 8 नग खरीदता है, ठीक। कोई पीस है नग का के हिसाब से खरीदता है, एक क्रैमुल दिया हुआ हम लोग का, ठीक। और उसके बाद कह रहा है कि 8 रुपये में 5 नग के हिसाब से बेच देता है। 8 बचा 5, ये जो हो जाएगा विक्रैमुल। देखिए कभी भी रुपया को ऊपर वस्तु को नीचे रखते हैं। यहाँ बोला था हमें कि क्रैमुल जो है 5 रुपये में 8 नग, और यहाँ 8 रुपये में 5 नग। तो रुपया हमेशा हम ऊपर रखते हैं, वस्तु नीचे रखते हैं। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो क्रॉस गुणा करके हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। ये 5 × 25 = 25 हो जाएगा, ये क्रैमुल हो जाएगा। 8 × 64 जो हो जाएगा विक्रैमुल हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है यहाँ से? प्रतिशत लाभ। तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? देखिए लाभ पहले कितना हो रहा है, तो 14 में से 5 जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ 5 बच गया, 39 का लाभ हो जा रहा है। और 39 लाभ किस पे हो रहा है? 25 पे। और प्रतिशत के लिए क्या कर लेंगे? 100 दे देंगे। 25 चौके 100 हो जाएगा, 39 में 4 से गुणा कर लीजिए, 9 चौके 36 का 6 3, और 4 3 12, और 3 15 हो जाएगा, अर्थात 156% का लाभ हो जाएगा, ठीक। कितना का लाभ हो जाएगा? 156%, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात आपको समझ में आया है? रुपया वस्तु क्रॉस गुणा किए 25:64 का रेशियो हो जा रहा है क्रैमुल और विक्रैमुल। कितना का लाभ हो रहा है? 39। लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रैमुल पे। प्रतिशत के लिए 100 कर लिए, 156%, ठीक। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है 40 नंबर, ठीक। 2340 नंबर, क्या 2340 हो गया, 41 नंबर कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज का क्षेत्रफल क्या? आपको बताए थे, देखिए समषटभुज यानी कि 6 भुजा बराबर रहेगा।
ये एक क्या हो गया, समषटभुज हो गया। तो समषटभुज का एरिया जब भी निकालना हो ना, देखिए कैसे निकालते हैं। ये कभी भी हम ऐसे मिलाएंगे ना, डायगोनल अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं, तो यहाँ से 6 गो जो निकलता है ना, समबाहु त्रिभुज निकलता है। क्या निकलेगा, 6 गो समबाहु त्रिभुज। तो इसका एरिया क्या हो जाता है, ये 10-10 सेंट, भुजा सब क्या है 10 सेंटीमीटर, सब 10, ये भी 10 है 10 है। तो √3/4a² जो हो जाता है वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और कितना निकल रहा है, तो यहाँ 6 गो निकल रहा है। तो ये एरिया ऑफ आपका जो हो जाएगा वो समषष्ठभुज का एरिया हो जाएगा। बात ध्यान रखना होगा, 6 गुणे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। 6 गुणे √3/4 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा, क्योंकि इसकी भुजा कितनी है 10 है। यहाँ से दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर भुजा है। इसको 100 लिख देते हैं, कटाने में आसानी रहेगी। 10 दाएँ के 100 हो गया, तो 4 से किए तो 25 चौके 100 और 25 छक्के 150 हो जाएगा। 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमें बोला हुआ है 42 नंबर की 2 गाड़ियाँ ए और बी शहर सी और डी के लिए चलना शुरू करती है, जिसके बीच की दूरी 540 किलोमीटर है। एक की चाल 90 किलोमीटर है औसत है, और दूसरी जो है धीमी गति से चलने वाली गाड़ी तेज़ गति से चलने की तुलना में 1 घंटे में पार कर देती है। तो तेज़ गति वाली का हमें नहीं पूछा हुआ है कि उसका स्पीड कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए, देखिए ये 540 किलोमीटर जाना है, और ये पहले जो है 90 की चाल से चल रही है, और एक जो है 540 इसको भी जाना है, और ये किस तरह से चल रही है पता नहीं है, एक्स की चाल से चल रही है, और दोनों के जो समय का अंतर है 1 घंटा है। 1 घंटा हम कर लिए, ठीक, आराम से निकल गया छोटा सा इक्वेशन। जो धीमी गति से चलेगी उसका स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेज़ गति वाला नहीं पता है, तो ये तेज़ चलेगी तो कम समय लेगी, इसीलिए इसको बाएँ रखे हैं, और ये ज़्यादा स्पीड स्लो चलेगी तो ज़्यादा समय लेगी। और देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे, 9 छक्के 54, ये 6 आ जा रहा है, अर्थात ये 6 में से 1 इधर घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि 540, इसको इधर कर लेते हैं, 5 बराबर 540/x। देखिए बहुत आसान है, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो तेज़ वाली है वो चल रही है। एक छोटा सा इक्वेशन हुआ, इसको सॉल्व कर लिए। धीमी गति से चलने वाली का समय और फास्ट चलने वाला समय कितना है, 1 घंटा का अंतर है। तो हमने 1 घंटा करके निकाला, x का वैल्यू कितना रहा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया हुआ है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला हुआ है कि 16 माइनस, अब देखिए ये कह रहा है ना कि 25 ऑफ इथना, यानी कि ऑफ दिया है, इसका मतलब पहले हमें इसको लिखना होगा, 14 गुणे 10 भागे 35 प्लस 12 गुणे 10 भागे 15, और ऑफ दिया था, यानी कि इसका हमें 25% निकालना है, बराबर क्या होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट को पहले काम करेंगे ना, छोटा ब्रैकेट। अब छोटा ब्रैकेट में देखिए ये भाग का चिन्ह है, तो हम इसको यहाँ भाग दे देते हैं 35 से। यहाँ भी गुणा है, भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पे हम 15 से भाग दे देते हैं। अब कटा दीजिए, देखिए 7 दूना 14, 7 5 35, 5 दूना 10, यानी 2 दूनी के 4 आ जा रहा है। अब यहाँ देखिए 3 चौके 12, 3 5 15 और 5 दूना 10 आ जा रहा है। ठीक, तो कितना आ रहा है, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, 8 4 12 हो जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12 का एक कितना है 25%, 25/100 कर लेते हैं। ठीक, 25 चौके 100, 4 3 12, यानी कि 16 में से हमें 3 घटा लेना है, तो 16 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 13 जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया होगा आपको, आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कर देना है बस, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 44 नंबर 44 बोला है हमें कि a² + b² बराबर a² + b² बराबर 53 है, और ab बराबर 14 है। तो कह रहा है कि a + b बराबर क्या होगा।
देखिए बहुत सिंपल है, अगर मान करके भी चलिएगा ना यहाँ से, देखिए 2 का एक गुणज है 7 दूना 14, अगर 7 2 मान लेते हैं, ठीक, कि ये 7 दूना 14 में इसे ब्रेक कर लेते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं कि सही है क्या। अगर 7 7 49 कर लेते हैं, प्लस 2 दूनी के 4, तो 49 और 4 53 आ जा रहा है, अर्थात सही माने हैं हम। अगर सही नहीं रहता तो फिर तोड़ कर देख लेते हैं। तब यहाँ पे 7 + 2 रख लेंगे, क्या योगफल हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझें? और नहीं अगर ऐसे मानने आ रहा है तो आप इसका स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो इसको रख के आराम से कर लेंगे, ठीक। लेकिन ऐसे आसान है, छोटा अगर डिजिट है ना तो ऐसे आसान है। इसको ब्रेक कर लिए, 7 और 2 में 7 दूना 14, यहाँ रख के देखें 7 7 49, 2 दूनी के 4, तो 53 आ जा रहा है, अर्थात 7 2 9 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला आइए 45 नंबर क्या कह रहा है कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 236 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है और हमें इसकी चौड़ाई पूछ रहा है। देखिए लंबाई 8 है, चौड़ाई हमें नहीं पता है, ऊंचाई कितना है यहाँ पे, तो ऊंचाई दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + LH होता है, ठीक। और ये कितना दिया है हमें, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दे दिया है यहाँ से 236 दे दिया है, ठीक। अब आराम से मान रख दीजिए, कुछ है ही नहीं इसमें। 2 × LB यानी कि 8x + BH यानी कि 6x + LH मतलब 8 × 6 = 48 हो जाएगा, इंटू 2 3 6 हो जाएगा। देखिए इससे अगर कटा लेंगे तो ये 2 एकम 2 2 एकम 2 2 8 हो रहा है, 118 हो जाएगा। अब यहाँ से 8 और 6 कितना हो जा रहा है, 14x = ये 48 घट जाएगा उधर, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक। 1 मिनट सॉरी, कितना हो जा रहा है, 8 8 0 11 70 हो जा रहा है, ठीक। ये जब 118 में से 48 घटा लेंगे 70 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से 5 आ जा रहा है, ठीक। तो 5 का मतलब जो हम लोग का ऊंचाई हो जाएगा ना, ऊंचाई इसका 5 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। बात कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हम क्या किए, 2 × LB + BH + LH जो हो जाता है हम लोग का, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो इसी पे रख के हमने B का वैल्यू निकाल लिया, कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2346 नंबर, बोला हुआ है, आसान क्वेश्चन है, 90 का 50% यानी कि 50/100 हो जाएगा, और फिर इसका 80%, तो 80/100, और इसका वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, कटा दीजिए, 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 0 से इस 2 0 को काट देते हैं, 2 चौके 8 यानी कि 9 चौके 36 हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक। तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक गोलार्ध का गोलाई वाला क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखिए ये गोलार्ध होता है ना, देखिए एक गोलार्ध हो गया, ठीक, गोलार्ध अर्धगोला की बात कर रहा है। तो ये नीचे जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, इसी को पूछ रहा है, गोलाई वाला। जैसे ऐसे अगर हम गुंबज की तरह रखें तो ऊपर इसका गोला रहेगा, ठीक। तो यही वाला एरिया हमें पूछ रहा है कि गोलाई वाला जो एरिया होगा वो कितना होगा, ठीक। यानी कि इसका वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, गोलाई वाला का मतलब क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो इसका वक्र पृष्ठ जो होता है ना, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का जो एरिया होता है ना, एरिया = 2πr² होता है, ठीक। पूरा का पूरा जो रहता है पूर्ण गोला का 4πr², और अर्धगोला का 2πr² रहता है। अगर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ कहा जाए तो 3πr²। ये 2πr² में एक और πr² जुड़ जाता है, ठीक। तो बना दीजिए इसको, 2 × 22/7 है, और इसका त्रिज्या कितना है, 7 × 7 हो जाएगा, ठीक। 1 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 22 से 7 में करेंगे 154 दूना 308 हो जाएगा, यानी कि 308 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। बात क्लियर, गोला वाला केवल क्षेत्रफल, नीचे वाला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा हुआ था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 48 नंबर क्या कर रहा है, 48 बोला हुआ है कि एक सिस्टन को
नल एम और एन दोनों, यानी सिस्टम मतलब हो गया एक टंकी को, एम और एन दोनों मिलकर कितना देर में भर रहा है, 48/13 देर में भर रहा है, ठीक, 48/13 मिनट में भर रहा है। और अकेला एन जो ले रहा है ना, इसे 6 मिनट में भर रहा है, ठीक, 6 मिनट में भर रहा है। तो एम को अकेले सिस्टम को भरने में कितना समय लगेगा, हमें पूछा है ना कि एम का समय निकालना है। पहले हम टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे, दोनों का एलसीएम, तो इसके नीचे 1 है, अब ऊपर का एलसीएम 48 हो जाएगा, ये टाइम हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्षमता निकाल लेते हैं, तो क्षमता निकालने के लिए हम भाग देंगे, 48 में 48/13 से भाग देंगे तो 13 ऊपर चल जाएगा, 48 खत्म, 48 में 6 से भाग देंगे, 6 8 48। अब हमें पूछा है कि एम कितना देर में करेगा, तो एम का क्षमता निकाल लेंगे, 13 में से 8 गया, दोनों का मिलाकर 13 है, तो 13 में से 8 जाएगा 5, अर्थात एम अकेला कितना देर में भरेगा, तो 48/5 मिनट में भरेगा। ऑप्शन पॉइंट में है तो कटा दीजिए, देखिए 8 छक्के 48, 1 मिनट सॉरी, 5 9 45 हो जाएगा ना, और 3 बचा, 5 छक्के 3 से, यानी 9.6 मिनट में जो है ये अकेला एम भर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। बात क्लियर, आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला हमें 49 बोला है कि y एक्सिस पर प्रतिबिंब बनाना है -2 -6 का। आपको एक बात बताए थे यहाँ से कि ये y एक्सिस हो गया, y एक्सिस को हमें मिरर मान लेना है और प्रतिबिंब किसका बनाना है, तो -2 और -6। एक बात ये भी बताए थे कि इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, x और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव, इसमें x निगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों का दोनों निगेटिव हो जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, x पॉजिटिव y निगेटिव हो जाता है, ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये बोला है ना कि हमें किसका प्रतिबिंब बनाना है, तो -2 -6, इसका मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में है, -2 -6 इसी कोऑर्डिनेट में होगा, -2 -6 जो होगा थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। अगर y अक्ष को हम मिरर मान ले, y अक्ष पे हमें इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो इस थर्ड कोऑर्डिनेट का प्रतिबिंब इसमें बनेगा और इसका इसमें बनेगा, अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, और फर्स्ट का सेकेंड में, सेकेंड का फर्स्ट में बनेगा। तो जब ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा तो x पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि +2 जो हो जाएगा पॉजिटिव में बदल जाएगा, लेकिन y निगेटिव ही रहेगा, यहाँ पे निगेटिव रहेगा, तो y का वैल्यू -6, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए। जब इसको मिरर मानेंगे तो ये -2 -6 का प्रतिबिंब फोर्थ कोऑर्डिनेट में बनेगा, और फोर्थ में x पॉजिटिव हो जाता है तो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और y निगेटिव ही रहता है तो y निगेटिव ही रहेगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 2 -6 आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर 50 बोला है कि कोई मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1000 मीटर की दूरी तय करती है। इस दूरी को तय करने में मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय कितना होगा। देखिए समय बराबर दूरी बटा, समय सेकेंड में दिया हुआ है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना है, यहाँ से 1000 मीटर है, और बटा स्पीड इसका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम क्या करते हैं ना, मीटर प्रति सेकेंड में बना लेते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को आपको बताए थे कि जब मीटर में जाएंगे तो 5/18 से गुणा कर लेंगे। 5/18 से हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। बात क्लियर। जब भी किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो ऊपर छोटा रहेगा, बड़ा से छोटा में जाएंगे छोटा ऊपर, छोटा से बड़ा में जाएंगे तो बड़ा ऊपर रहेगा। अब देखिए ये 18 को हम ऊपर भेज दे रहे हैं, यहाँ 18 ऊपर कर लेते हैं। अब कटा दीजिए, देखिए 18 दूना 36 और 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, 10 मतलब 1 कट जाएगा, यानी कि 100 सेकेंड का यहाँ से समय लेगा। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल कर लिए 100 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 51 नंबर देखिए, 51 कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर लेते हैं। देखिए ए 12 मिनट ले रहा है और बी जो है 16 मिनट ले रहा है। ठीक, ये टाइम हो गया दोनों का। अब बोला है यहाँ से कि 4 मिनट के लिए ए बी दोनों को चालू किया जाता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क ले लेते हैं, 12 और 16 का एलसीएम 48 हो जाएगा, 48। तो यहाँ से इफिशियंसी निकाल लीजिए, 12 चौक 48, 16 ते 48, इतना कर लिए। ठीक, अब बोला है कि ए और बी दोनों को चालू किए जाते हैं और फिर बंद कर देते हैं। 4 मिनट के लिए चालू किए जाते हैं, तो 4 मिनट दोनों चालू रह रहे हैं, तो 4 3 7 इफिशियंसी हो जाएगा और 4 मिनट तक चालू रहता है, यानी 7 चौके 28 ये लोग भर लेंगे। ठीक, 7 दोनों का क्षमता मिलाकर हुआ 4 मिनट चले, यानी कि 28 जब इस 48 में से भर लिए तो शेष कितना बचा, यहाँ पे 20 बचा हुआ है। ठीक, अब कह रहा है
कि चालू कर लिया जाता है और ए को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक को पूरा भरने में बी को अब कितना समय लगेगा? तो अगर ए को हम बंद कर दिए हैं तो अब केवल बी भरेगा, और बी कितना समय लेगा? तो 20 और बचा हुआ है आपके पास, और बी की क्षमता 3 है तो 3 से भाग दे देंगे, यानी 20/3 मिनट यही ऑप्शन में दिया है, इसको पूर्णांक नहीं तोड़ा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था। दोनों साथ मिलकर 7 मिनट चले, 28 भर लिए, शेष बचा है 20। 20 को अब बी भरेगा, ए बंद हो गया है तो 20/3 देर में भरेगा। ठीक, चलिए अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है 52 नंबर कि ए 10 दिन में किसी काम के 2/5, देखिए 2/5 हिस्सा को अगर 10 दिन में करता है ए, तो पूरा काम को करने के लिए 2 से कटा देते हैं, 2 × 10, यानी पूरा काम को 25 दिन में करेगा। ए जो है पूरा वर्क 25 दिन में किया। अब बी के बारे में बता रहा है कि आधा काम 1/2 काम 10 दिन में करता है, ये 10 दिन में 1/2 काम, तो पूरा काम 10 दूना 20 दिन में करेगा। बी कितना दिन ले रहा है? यहाँ से 20 दिन ले रहा है। ठीक, ए 2/5 काम 10 दिन में, तो पूरा काम 25 दिन में करेगा। बी आधा काम 10 दिन में, तो पूरा काम 20 दिन में। अब यहाँ से टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, एलसीएम दोनों का टाइम का। अब इफिशियंसी करेंगे, 25 चौके 100 और 20 25 100 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बोला है हमें कि दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक साथ काम किए, तो देखिए 5 4 9, 9 में हम गुणा कर लिए 5 से, यानी कि 9 25, ये दोनों का क्षमता का योग 9 हो गया, तो 9 25 45 काम हो गया। तो इसमें से 45 घटाएंगे, यानी और हमारे पास कितना काम बचा हुआ है? 55 काम बचा हुआ है। अब कह रहा है कि ए ने काम छोड़ दिया, तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी को हमें कराना है 55 काम है, और इसका क्षमता 5 है, 5 से भाग दे देंगे, अर्थात 11 दिन में जो है बी शेष काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर? आसान क्वेश्चन था। ए 25 दिन, बी 20 दिन, टोटल वर्क 100, दोनों का क्षमता निकाले 9 9 25 45 काम हुआ, तो बचा कितना? 55, और 55 को कौन करेगा? बी करेगा, यानी कि 11 दिन का समय लेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन आइए। 53 नंबर क्या कह रहा है? 53 हमें बोला हुआ है कि 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 11,449 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दे हो, तो प्रति वर्ष ब्याज निकालना है। देखिए ये सिंपल रहेगा ना, ए बराबर, यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए 10,000 रुपये की राशि है, कितना हो जा रही है? 11,449 रुपये हो जा रही है। देखिए एक तरीका बताते हैं, ये हो गया यहाँ से, ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल और अमाउंट हो गया, और समय यहाँ 2 वर्ष है। कितना है समय? 2 वर्ष है। तो इसका जब रूट निकालेंगे, 2 वर्ष का मतलब इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ से 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 107 हो जाएगा। ठीक, तो ये 100 रुपये पे कितना ब्याज लग रहा है? 7, तो ये 7% जो होगा इसका रेट हो जाएगा, यानी कि 7% रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर ऐसे नहीं निकाल पाने, देखिए एक और तरीका बताइए, ये तो 7 बढ़ा तो 7 ब्याज हो जाएगा। एक और तरीका सीख लीजिए, देखिए ए बराबर, ये तो आपको पता है, P × 1 + R/100 का पावर n हो जाता है। तो ए में हम P से भाग दे देते हैं, ए जो हो जा रहा है अमाउंट हम लोग का 11,449 हो जा रहा है, और बट्टा ये 10,000 जो हो जा रहा है, इसका क्या हो जा रहा है? अमाउंट हो जा रहा है, प्रिंसिपल हो जा रहा है, और बराबर 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट बता नहीं है 100, और बट का पावर कितना है यहाँ पे? तो कितना साल में? तो ये 2 साल में। तो देखिए वही काम हम डायरेक्ट कर रहे थे, ये 2 जब हटाएंगे तो इधर से रूट निकल जाएगा, अब रूट निकलेगा तो ये 107/100 हो जा रहा है, और ये 1 इधर ला देंगे तो -1 बराबर R/100 हो जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर? 107 में से 100 घट जाएगा, यानी कि 7/100 बराबर R/100। तो यहाँ से 100 कट जाएगा, और क्या निकल जाएगा? R बराबर 7% जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, एक ये भी तरीका है, एक शॉर्ट भी तरीका बनाया, दोनों का रूट निकाल कर देख लेंगे कितना % बढ़ रहा है, तो वहीं हम लोग का रेट हो जाएगा। और एक ऐसे तो ये बेसिक से बना सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 7%, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये अगला क्वेश्चन क्या बोला है? बोल रहा है हमें कि x बराबर
रूट अंडर 125, देखिए सब अलग अलग रूट है ना, तो गुणा में जैसे हम ऐसे √3 और √3 को हम एक ही रूट में कर सकते हैं, ऐसे गुणा में आराम से गुणा में रहे तो कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग रूट में है ना, तो हम इसको साथ ही में कर लेते हैं। 125 उसके बाद 30 है, उसके बाद √6 है, तो √6 इसी में कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 × 5 × 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5 × 6 कर लेते हैं, और इस 6 को 6 लिख देते हैं। पेयर लगा दीजिए, 2 2 2 का पेयर लग गया, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 5 × 5 × 6 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 6 के 150 हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये दो आसान क्वेश्चन है। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला बोला हुआ हमें कि सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री, यहाँ तो मान रखना है और कुछ है ही नहीं। सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का 1/√2 को उलट देंगे, यानी कि √2 हो जाएगा, माइनस tan 30 डिग्री का मान tan 60 का मान यहाँ से क्या हो जाता है, √3 हो जाता है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 2 - √3 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए दिया हुआ है, ए ऐसे लिखा हुआ है -√3 और +2, तो ये बात दोनों ही बराबर ही हुआ, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक, 2 जो है पॉजिटिव में है और √3 माइनस में, सिर्फ ए ऑप्शन में है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट बोला है कि एक संख्या 50 से उतनी ही अधिक है जितनी 84 से कम है। देखिए कोई संख्या है 50 से कितना अधिक है, तो मान लेते हैं x अधिक है, 50 से उतना ही अधिक है जितना 84 से कम है। ठीक, बात बराबर। 50 से कितना अधिक है उतना ही जो है 84 से कम है, और ये दोनों बराबर ही होगा, दोनों संख्या एक ही संख्या की बात कर रहे हैं कि कोई संख्या 50 से उतना ही बड़ी है जितना कि 84 से उतना ही कम है। अब देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, x को इधर लेके चले आएंगे तो 2x = 50 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, यानी x का मान 17 आ जा रहा है। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, कह रहा है तो वह संख्या क्या होगी, तो संख्या ये ना होगी, पूरी संख्या होगी, कहीं रख के हम निकाल लेंगे। तो ये संख्या क्या हो जाएगी 50 + 17, यानी कि आपका कितना हो जा रहा है 67 हो जा रहा है। 50 + 17 यानी कि 67 जो है वो संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 65 बी हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। मान लेते हैं कि यह संख्या जो है x 50 से x जो है कम है, तो x इसमें जोड़ देना होगा, और इससे उतना ही अधिक है, 1 मिनट, 50 से उतना ही अधिक है, तो 50 से हम मान लेते हैं x अधिक है, तो x इसमें जोड़ना होगा, और 84 से उतना ही कम है, यानी कि जो कम है उसे घटाना होगा, और दोनों संख्या एक ही है तो बराबर कर लेंगे। अगर इससे भी निकालना होगा निकाल सकते हैं, 17 इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या x घटाना होगा ना, तो x का वैल्यू कितना है 17, तो ये भी आ जाएगा आपका 67 हो जाएगा। ठीक, तो दोनों से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये 57 नंबर, देखिए ग्राफ से क्वेश्चन कर रहा है, पाई चार्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि कुल 25,000 रुपये किराया पर लगभग खर्च कितना होगा। टोटल जो है खर्च हमारा जो है 25,000 रुपये है, टोटल खर्च 25,000 रुपये है, तो किराया का प्रतिशत देखिए कितना दिया हुआ है, किराया का 10% है, तो इसका 10% जब हम निकाल लेंगे, 2 0 से ये 2 0 खत्म, यानी 2500 रुपये जो हो जाएगा किराया पे खर्च होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, 25,000 रुपये का 10% निकाल लेंगे, यानी कि 2500 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये क्वेश्चन ग्राफ का, ये आसान क्वेश्चन था। 4 अंकों की एक संख्या, देखिए 4 अंक की एक संख्या है 1 x y 7, और बोला है कि अगर ये 11 से पूर्णतः विभाजित है तो x - y का हमें मान पूछा हुआ है। देखिए 11 से विभाजता का रूल बोले थे कि अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 होगा, नहीं तो वो क्या होगा 11 का गुणज होगा। तो यहाँ से अल्टरनेट 1 + y और यहाँ x + 7, इनका अंतर हमें क्या लेना है 0 लेना है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब अंतर 0 का मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से देख लीजिए x - y का वैल्यू निकालना है, y को उधर भेज देते हैं, तो x - y = 7 इधर आएगा तो 1 - 7 हो जाएगा, यानी कि x - y बराबर क्या हो जाएगा -6 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। कह रहा है कि अगर 11 से विभाजित है तो 11 से विभाजता का रूल अल्टरनेट अंकों के योगफल आपस में बराबर होंगे तभी ना अंतर 0 होगा, तो 1 + y और x + 7 आपस में बराबर हो जाएंगे तो अंतर 0 हो जाएगा। x - y पूछ रहा था, y को इधर लाए 7 को इधर लाए, यानी कि x - y बराबर -6, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि sin
थीटा इजकल टू 15/17, साइन थीटा इजकल टू 15/17। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। ये P हो जाएगा और ये H हो जाएगा, तो B क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8, 15, 17 कल ट्रिपलेट बताए थे ना। तो 8, 15, 17 यानी कि कॉट थीटा का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो कॉट थीटा इजकल टू क्या होता है, B/P हो जाता है। तो B का वैल्यू आप 8 निकाले हैं, P कितना है यहाँ से 15 है, यानी 8/15 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। ये याद रहना चाहिए। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2360 नंबर क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित है। पहले तो ये निकालते हैं कि वह संख्या कौन है जो 7, 15, 12 से विभाजित होती है। तो 7, 12, 15 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम हो जाएगी। तो एलसीएम निकाल लीजिए। 7 गुणे इसको कर लेते हैं, तो 2 दूनी के 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 15 को ब्रेक करेंगे, 5 तिहाई 15, तो 3 है, तो केवल हमें 5 लेना होगा। गुणा कर लीजिए सिंपल। 2 दूनी के 4 5 20 तिहाई 60 और 60 6 42, 6 7 42, यानी 420 जो हो जाएगा वो संख्या हो जाएगा जो कि इतना 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 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब हमें बोला है ना कि इसका दोगुना करने पे विभाजित होना चाहिए। तो जब भी दोगुना करेगा ना तो हम संख्या निकालने के लिए आधा कर लेंगे, यानी कि वह संख्या क्या होगी, ये तो पूर्णतः विभाजित है। अगर उस संख्या को हमें निकालना है कि उसका दोगुना करे तो कट जाए, तो इसका मतलब इसका आधा करना होगा, यानी कि 210 जो हो जाएगा हम लोग का संख्या होगा। तभी ना 210 का जब दोगुना करेंगे तो 420 आ जाएगा, जो इस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं। जो काम यहाँ कहेगा, अगर कहेगा कि दोगुना करने पर तो हम इस संख्या का आधा कर देंगे, जो एलसीएम निकालेंगे उसका आधा कर लेंगे। अगर कहता है कि आधा करने पर, तब हम क्या करते हैं, इस संख्या का दोगुना कर लेते संख्या निकालने के लिए। तभी ना अगर दोगुना रहेगा तो उसका आधा कर देंगे तो ये संख्या फिर मिल जाएगा। यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 210 हो जाएगा। 420 का आधा 210 होगा, तभी ना इसका दोगुना करेंगे तो 420 हो जाएगा, जो कि पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, 210, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए 61 नंबर आइए। 70 हम पूरा आज कंप्लीट कर लेते हैं। जो ALP टेक्नीशियन वाला है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा सेशन लंबा होगा, ठीक, लेकिन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है कि एक मशीन 1500 में खरीदा गया और उसे ठीक करवाने में 100 रुपया लगा, तो यहाँ से क्रयमूल 1600 रुपया हो जाएगा। अब क्योंकि जो हम लोग का ऊपरी व्यय या फिर मरम्मत खर्च होता है ना, वो क्रयमूल में ऐड हो जाता है, ठीक। तो 1600 रुपया हो गया। कह रहे कि इसे कितना में बेचा जाए कि 25% लाभ हो। तो 25% लाभ कमाना है, यानी कि 125/100 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, विक्रयमूल हो जाएगा। तो कटा दीजिए, देख लीजिए आपका विक्रयमूल निकल जाएगा। 2 0 से 2 0, 16 5 80 0, 16 दूना 32, 8 40 0, 16 एकम 16 4 20, यानी कि 2000 रुपये में जब बेचिएगा तब जाकर 25% लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि 8, 5, 7, 9, 11, 6 और 10 का माध्य निकालना है। तो माध्य क्या बताए थे, सबको जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 संख्या 7 से भाग दे देंगे। तो सबको ऐड कर लिए, कितना आ रहा है, सबको जोड़िए। 8 और 8 5 13 7 20 और 9 29 और 11 कितना हो जाएगा आपका, 40 6 46 और 10 56 हो जा रहा है। यानी कि 56 में हम 7 से भाग दे देंगे तो 8 जो हो जाएगा इस संख्या का जो हो जाएगा माध्य हो जाएगा। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो योग आ गया 56, संख्या 7 है, भाग दे दीजिए 8 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल बहुत आसान है इसीलिए हम लोग फास्टली बढ़ रहे हैं। 3 के पावर 66 गुणे 6 के पावर 41 गुणे 7 के पावर 53 कह रहा है ना कि इसका यूनिट प्लेस निकालना है। देखिए यूनिट प्लेस में ना बेस को देखा जाता है और बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 रहे तो पावर चाहे कुछ भी हो उसका इकाई अंक वही हो जाता है। तो 6 वाला को तो चेक नहीं करना है, 6 का 6 ही हो जाएगा, क्योंकि बेस का इकाई अंक जब 0 1 5 6 रहे तो आंसर जो इकाई अंक होता है वही हो जाता है। और इसके अलावा जब रहे तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग देते हैं। तो देखिए पावर को 4 से भाग देंगे
16 चौके 64 65 66 यानी 2 बच जाएगा, तो 2 बचेगा तो इस बेस का पावर दे देंगे, यानी कि 3 की पावर 2। 4 के बाद इसकी साइक्लिसिटी होती है, तो 4 से भाग दिए, 16 चौके 64, 2 शेष बचा यानी कि 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ 7 देखिए, इसको भाग दीजिए 4 से, तो 13 चौके 52, 1 53 बच जा रहा है, यानी कि 7 की पावर 1 हो जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, 3 तरीके 9 गुणे 6 गुणे 7 हो जा रहा है। 9 छके 54 यानी केवल 4 लेना है, यूनिट प्लेस केवल लेना है। 4 7 28 यानी केवल यूनिट प्लेस 8 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? 6 है तो 6 ही हो जाएगा। अदर कोई अंक रहे तो हम पावर को 4 से भाग दिए, जो शेष आएगा वही पावर बेस का पावर हो जाएगा। 1 शेष आया, 1 पावर हो गया। 3 तरीके 9 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। 9 छके 54 केवल यूनिट प्लेस लेना है, 54 में 4 अंक इकाई अंक हो गया, फिर 4 में 7 से गुणा किया 28, 28 का यूनिट प्लेस 8 हो गया, यानी कि यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 64 क्या बोला है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कार 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में करती है, तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए स्पीड जो होता है ना, स्पीड फिर वही बातें आ रहा है। स्पीड इजकल टू डिस्टेंस कितना है 400 मीटर और बटा टाइम जो ले रही है कितना 20 सेकंड का समय ले रही है, तो 400 बटा 20 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आ जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन बोला है कि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो अभी बताए थे कि हम 18 को ऊपर रखेंगे, जब भी बड़ा में जाना होगा तो बड़ा वाला ऊपर, यानी 18 बटा 5, 5 चौके 20 यानी 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 65 कह रहे हैं 65 नंबर कि एक पतलून खरीदने में 2000 रुपये खर्च किए जाते हैं। खर्च हुए पैसे शशि के पास कुल पैसे का 2/5 भाग है। हम मान लेते हैं कि शशि के पास एक x भाग है और इसका एक कितना खर्च कर रहा है 2/5 खर्च कर रहा है, और कितना खर्च किया है रुपया में, तो 2000 रुपये खर्च किया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। x शशि के पास टोटल धन है, उसका 2/5 खर्च किया जो कि 2000 के बराबर है। 2 से कटाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा। अब 1000 में 5 से गुणा कर लेंगे, यानी कि टोटल उसके पास कितना रुपया था, तो 5000 रुपया था, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। बात क्लियर? ये भी आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगला आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 66 नंबर क्या बोला है, बोला है हमें कि 50 इंटू 0.5x बराबर 25 और ये 0 हो जा रहा है। ठीक, बोला है कि हमें निकालना किसका वैल्यू है, देखिए यहाँ से निकालना है 25/5 भागे x स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले हमें x स्क्वायर का x का वैल्यू, x का यहाँ से मान निकालना होगा। x का मान निकालने के लिए देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो इधर ये 0 1 कटा देते हैं, सॉरी इसको रहने दीजिए। ये जब दशमलव हटाएंगे तो एक और 0 इधर से बढ़ जाएगा। ठीक, इधर जब दशमलव हटाए तो इधर एक 0 बढ़ गया। अब देखिए 25 से ये 2 मर्थ में कट जा रहा है और इधर कितना हो जा रहा है, 1 पे 2 0 हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए दशमलव हटा दिए तो 5 दूना 10 यानी कि 1 0 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ से 10 आ जा रहा है। ठीक, जब x का वैल्यू 10 है तो इसमें हम 10 रख देंगे, यानी कि 25/10 दां के 100 हो जाएगा। अब 100 से भाग देने का मतलब 2 अंक के बाद लग जाएगा, यानी इधर से 2 अंक के बाद 25.05 हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात क्लियर? इस एक्सप्रेशन से हमने x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू 10 आया, इसमें हमने 10 रख दिया, 10 दां के 100 हो गया, यानी 25/05 में जब 100 से भाग देने का मतलब इधर से 2 अंक पे दशमलव लग जाना है, तो 25.05 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला ये 67 नंबर देखिए। 2367 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहे हैं कि एक हवाई जहाज 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ रही है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। किलोमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे छूट गया है, 5 घंटे में किलोमीटर में दिया हुआ है। अच्छा एक चीज़ बताइए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इजकल टू स्पीड कितना है 50 मीटर प्रति सेकेंड और गुणे टाइम हम लोग का है 5 घंटा है। देखिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं ना, किलोमीटर प्रति घंटा में बना लेते हैं, तो क्या करेंगे 18/5 से हम गुणा कर लेंगे। बात क्लियर? ये 50 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर लिए, ये अब चाल हो गया और गुणे समय हो गया। 5 से 5 कैंसिल, 18×5 90, यानी कि 900 किलोमीटर की दूरी है जो है तय करेगी, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर 68 बोला है कि एक कार को 12,000 रुपये में बेचा जाता है, यदि 15% की छूट दिया जाता तो 2% लाभ होता। तो बस तो देखिए आपको ये बहुत बार बताए थे कि फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर सीपी पर लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से हमें छूट दे रहा है कितना 15%, तो 12,000 रुपये में जब ये 12,000 रुपये पर 15% छूट देने का मतलब कितना हुआ 85 और बराबर क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, ठीक। क्रय मूल्य निकालना है यहाँ पे और इस पे कितना लाभ कमा रहा है, तो लाभ कितना कमा रहा है 2% यानी 102 हो जाएगा। नीचे यहाँ 100 देंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 दोनों साइड देंगे तो कट ही न जाएगा, इसलिए 100 नहीं दिए हुए हैं, सिंपल क्लियर। फिक्स प्राइस पर छूट, ये जो विक्रय मूल्य दिया है ना कि 12,000 रुपये में बेचा जाता है, वहाँ बेचा नहीं, 12,000 रुपये में उसका अंकित मूल्य किया जाता है, अंकित 12,000 अंकित किया जाता है, तभी ना हम अंकित मूल्य पे छूट देंगे, विक्रय मूल्य पे छूट नहीं मिलता, वो मिसप्रिंट कर दिया इसमें। तो 12,000 रुपये पे अगर 15% छूट देने का मतलब 85 में बेच रहे हैं और क्रय मूल्य कितना है, इस पर 2% लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य नहीं पता, आप कटा दीजिए। 17×5 = 85, 17×6 = 102, 6 से कटाएं 6 दूना 12 यानी कि 2,000 यहाँ पे आ जा रहा है, तो 2×5 = 10 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य आपका कितना हज़ार हो जाएगा, तो 10,000 रुपये जो हो जाएगा हम लोग का क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आसान क्वेश्चन, ये बातें ध्यान रखना है, क्रय फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पे लाभ या हानि। अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई के उम्र का अनुपात 4:7 है 3 वर्ष बाद। देखिए ये वर्तमान में है बोला है तो वर्तमान है, 3 वर्ष बाद की बात किया हुआ है, कितना है तो 1:2 हो जाता है, ठीक। 1:2 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान उम्र में कितना का अंतर है, एक्स और वाई और एक्स का अंतर बोला है, यहाँ लिखा हुआ है कि वाई और एक्स का अंतर कितना है, ये देखिए एक्स का है और ये वाई का है, ठीक। तो एक बात बताइए कि यहाँ भी अंतर सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो क्या करते हैं क्रॉस अंतर से गुणा कर लेते हैं, 4 ये 3 हो जा रहा है ना, तो ऊपर अगर 1 से गुणा करेंगे, इन दोनों के अंतर से ऊपर, इन दोनों के अंतर से नीचे, तो 4:7 ही मिल जाएगा। अब ये x हो गया और ये y हो गया, यहाँ देखिए 3 एकम 3 और 3 दूना 6 हो जा रहा है। अब देखिए अंतर बराबर आएगा, 1 यहाँ भी 1, तो इस 1 का वैल्यू 3 वर्ष है, यहाँ समय का अंतर कितना इधर दिया है 3 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष, तो इनकी वर्तमान उम्र का अंतर पूछा है। देखिए तो अंतर कितना है यहाँ पे, तो 7 में से 4 y - x करना है, तो 7 में से 4 गया तो कितना है 3 यूनिट का वैल्यू है, तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा, और यही हम लोग का अंतर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? देखिए यहाँ तक तो हम लोग बहुत क्वेश्चन किए हैं, जब अंतर बराबर नहीं रहता है तो आपस में अंतर का तिर्यक गुणा कर लिए, अब यहाँ अंतर 1 बराबर आ गया, तो इस 1 यूनिट का वैल्यू 3 वर्ष है, तो इन दोनों का वर्तमान में अंतर पूछ रहा है, तो 7 में से 4 गया 3 आया, y में से x को घटाना है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 वर्ष हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि कह रहा है कि ए और बी, a + b मिलकर 15 दिन में करते हैं, b + c काम को 20 दिन में करते हैं, और c + a जो है कितना दिन में करते हैं यहाँ पे, तो 10 दिन में करते हैं। तो बोला है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। ये टाइम हो गया, तो अब यहाँ से आप क्षमता निकाल लीजिए, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60 और 10 × 60। तो अब बोला है कि तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे, तो जब ये हम इस तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए a 2 बार आ जा रहा है, b 2 बार, c 2 बार, यानी 2 कॉमन लेते हैं, 2 × a + b + c का वैल्यू आ जाएगा 6 × 4 = 10 3 13 हो जाएगा, यानी a + b + c का मान कितना निकल जाएगा यहाँ से 13/2 हो जाएगा। तो अगर तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो a + b + c बराबर 60 काम है, इनकी क्षमता है 13/2, 2 ऊपर कर लेते हैं। बात यहाँ समझ में आई कि नहीं? देखिए तीनों का क्षमता निकाले तो 6 4 3 6 आ रहा है, इसको जोड़ेंगे तो a 2 बार मिल जाएगा, b 2 बार, c 2 बार, यानी ट्वाइस कॉमन ले लिए, तो a + b + c 13/2 हो जा रहा है, 13/2 से भाग दे दिया, यानी कि 120/13 आ जा रहा है, तो 13 × 117 यानी 9 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लीजिए 9.23 वाला ऑप्शन हो जाएगा, 9.23 दिन हो जाएगा, जो कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को करेंगे, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 9.23 दिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में उच्चतम और न्यूनतम प्राप्तांकों में 55 का अंतर है। यदि उच्चतम निम्नतम से 9/5 गुना है। देखिए जो हाईएस्ट है ना वो मिनिमम से जो हाईएस्ट है वो 5/9 है, तो हम मिनिमम को मान लेते हैं 1, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। इसका 9/4 गुना यानी 9/4। इन दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा ना, इसको मिटा देते हैं। 4:9 का रेशियो दोनों में हो जा रहा है। अब हमें बोला है कि ये जो हाईएस्ट है वो कितना अधिक है, 55 अधिक है, और यहाँ कितना अधिक है तो 5 यूनिट अधिक है। तो इस 5 यूनिट का वैल्यू अगर 55 हो जा रहा है तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा 11 निकल जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि न्यूनतम प्राप्तांक क्या है, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 44 हो जाएगा, और यही जो हो जाएगा न्यूनतम प्राप्तांक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। बात क्लियर? नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। मिनिमम को अगर 1 माने तो ये इसका 9/4 हो जा रहा है, रेशियो में बदले तो 4:9 का रेशियो हो जा रहा है। ये इससे 5 यूनिट अधिक है, और क्वेश्चन में बोला है कि 55 अधिक है, तो 5 का वैल्यू 55, तो 1 यूनिट का वैल्यू 11, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जा रहा है 44 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है। ये 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि ए को अपने लाभांश के रूप में 80 रुपये, जबकि कुल लाभांश 240 रुपये है, और ए और बी के बीच का वितरण, देखिए ए और बी के बीच का जो वितरण है x/2 है। कितना है? x/2 है, और इसमें से ए को 80 रुपये मिल रहा है, ए को 80 रुपये मिल रहा है, और टोटल जो है ना, टोटल कितना है यहाँ से, तो हम लोग का 240 रुपये है। एक चीज़ बताइए कि अगर टोटल 240 रुपये है तो बी को कितना मिलेगा, तो 240 माइनस 80 मिल जाएगा। जब ए को 80 मिला है तो बी को कितना मिलेगा, 240 माइनस 80 मिल जाएगा, तो इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 160, अर्थात इस 2 यूनिट का वैल्यू 160 है, तो इसको मिला हुआ है 80, तो 80 कितना यूनिट का वैल्यू होगा। जब 2 यूनिट का वैल्यू 160 है तो यहाँ से अगर कटाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 80 हो जाएगा, अर्थात इस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई तो एक बार और समझिए। अच्छा क्वेश्चन है, बोला है कि अगर ए को 80 मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा, अगर टोटल 240 है तो बी को 160 मिल जाएगा। यानी बी का जब वैल्यू 2 है तो 2 यूनिट का वैल्यू अगर 160 है तो 80 कितना यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ 1 यूनिट का ही तो वैल्यू 180 आ रहा है, अर्थात x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पूछा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन था, आराम से हमने ए और बी का अलग अलग निकाला। बी का 160 आ रहा है तो 2 यूनिट का वैल्यू 160, तो 1 का ही 80 होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसमें जो भी क्वेश्चन था, जो आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन स्टेज 2 का था जो क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन हम लोग किए। आज हम लोग का टोटल 42 क्वेश्चन हुआ। ठीक, 30 तक हुआ था 72 क्वेश्चन, यानी कि 2372 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए। 2372 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आज हम लोग 42 क्वेश्चन किए हैं। ठीक, आज का थोड़ा सेशन फास्ट चला था, तो हम लोग टोटल 72 क्वेश्चन किए। चलिए अब आगे हम लोग इससे आगे देखेंगे, जो कि आपका एसआई का टोटल क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, अब 2373 से जो क्वेश्चन होगा वो आपका आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन होगा, आरपीएफ सीबीटी एसआई सीबीटी एग्जाम होगा। तो चलिए हम लोग कल अब शुरू करेंगे, आज बस इतना ही। ठीक, तो अपना घर पे आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज क्वेश्चन इजी था थोड़ा, इसीलिए फास्ट चले हम लोग, और क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा था। तो चलिए अब कल मिलेंगे हम लोग, तब तक आप घर पे बैठकर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक, तो इसलिए प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना होगा। तो चलिए बस इतना ही, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय, गुड नाइट।